सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। हम आजकल जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार से संबंधित इसके पहले हमने आपके साथ 2 वीडियो साझा किया था। एक मूल अधिकार की पृष्ठभूमि से संबंधित और दूसरा था अनुच्छेद 12 और 13 के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत व आच्छादन का सिद्धांत। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मूल अधिकार के अंतर्गत कुल कितने मूल अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं? जैसा कि विदित है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। अब उन्हीं में से अगर हम देखें 12 और 13 की चर्चा करने के बाद देखते हैं तो मूल अधिकार कुल हमको प्राप्त होते हैं 6। हालांकि मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार हमको प्राप्त थे। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। जो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे उनमें से जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार के रूप में था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया और उसको विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब वर्तमान समय में देखें तो कुल हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ से जो प्रश्न आता है वहाँ आपकी या बच्चों की गड़बड़ी कहाँ होती है? अगर प्रश्न ये पूछ लेता है कि मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, तो वहाँ आपके दिमाग में ये 6 आता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। मूल संविधान में नागरिकों को, व्यक्तियों को कुल 7 मूल अधिकार यानी 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया मूल संविधान की श्रेणी से, उसको विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब कुल 6 मूल अधिकार प्रदान हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इसको हम अनुच्छेद के रूप में वर्गीकरण करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो यहाँ आज स्पेशली हम समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में हम लोगों को प्राप्त है उसी पर हमारा फोकस रहेगा। यहाँ आपको बता दें, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि समानता का अधिकार जो मूल अधिकार के रूप में है कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो वहाँ आपके दिमाग में आ जाता है कि 14 से 18 यानी 14 में अगर 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 18, यानी 4 अधिकार प्रदान किए गए हैं। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप संख्या पे जाएं तो 14, 15, 16, 17, 18 कुल कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? 5। यानी जो समानता का अधिकार है कुल उसमें 5 अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। अगर अब उसमें देखें तो अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 वहां राज्य को यह प्रतिषेध करता है किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जात, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या बताता है? अनुच्छेद 16 ये बताता है कि लोक नियोजन के विषय में जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। यानी इस प्रकार अगर देखें तो 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। तो आज हम इस वीडियो में अनुच्छेद 14 की चर्चा करेंगे और अनुच्छेद 15 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 16, 17 और 18 की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये बताता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण।
ध्यान दें कि ये जो अधिकार है ये व्यक्ति को मिला है, यानी यहाँ नागरिक हो या अनागरिक हो या कोई संस्था हो, सभी को ये अधिकार प्राप्त है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अब इन पे अगर हम जाएं, दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता है ये लिया गया है मूल रूप से ब्रिटिश संविधान से। कहां से? ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से विधि के समक्ष समानता ली गई है, यानी समता ली गई है, और अमेरिकी संविधान से विधियों का समान संरक्षण लिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि विधि के समक्ष समता क्या है और विधियों का समान संरक्षण क्या है, आखिर दोनों की जरूरत इसमें क्यों पड़ी। इसमें लिखा है, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी स्पेशली अगर देखा जाए तो ये राज्य के विरुद्ध है, राज्य पर ये अधिकार ये बताता है कि राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। पहली बात हम आते हैं विधि के समक्ष समता पर। तो विधि के जो समक्ष समता है ये वहाँ के विचारक थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था डाइसी। डाइसी की ये मूल कल्पना है, उन्हीं की ये कल्पना है कि विधि का शासन, यानी विधि का जहाँ शासन होगा वहाँ सभी लोग, चाहे राजा हों चाहे रंक हों, जिस उम्र के हों चाहे जिस वर्ग के हों, सभी के लिए एक समान कानून रहेगा। जैसा कि आप देखते होंगे जब किसी न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ पट्टी बांधकर महिला खड़ी होती है, तराजू लिए होती है। वहाँ इस पट्टी किस बात का द्योतक है? पट्टी इस बात का द्योतक है कि वह किसी को देख नहीं रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो या कोई भी खड़ी हो, किसी भी पद का हो, कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, उसकी निगाह में सभी बराबर है। तो ये जो विधि की समक्ष समता है ये नकारात्मक अवधारणा है। कैसी धारणा है? नकारात्मक अवधारणा है। अगर आप व्यवहारिक जीवन में देखें तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि विधि सही बात है कि सबके लिए समान होनी चाहिए, चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य को इस मामले में लचीला रुख अपनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी भी कार्य के लिए, यानी गलत कार्य के लिए जो सजा 5 साल मुकर्रर की गई है या 5 साल सजा उसमें प्रावधान किया गया है, अगर वो बालक कोई घटना घटा दे या बालक कोई मान लो 10 साल का है, अगर उसने ऐसा कार्य कर दिया तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, या कोई महिला है उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, आदि कई पहलुओं को देखते हुए संविधान सभा इस नतीजे पर पहुंची, न तो विधि के समक्ष समता पर्याप्त है और न तो विधियों के समान संरक्षण पर्याप्त है, इसलिए दोनों को रखा गया है। तो विधि के समक्ष समता, जैसा कि आप जानते हैं भारत में विधि का शासन है, यहाँ आज भी विधि के अंतर्गत चाहे जिस पद पर कोई हो उसको सजा मिलती है। अगर उसने गलत कार्य किया है तो उसके बदले में उसको सजा मिलती है। आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं बड़े बड़े नेताओं पर किस प्रकार गाज गिरती है। कभी जैसे किसी को सजा मिल जाती है तो उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। आपने अभी उदाहरण देखा होगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में आदि ऐसे कई नेता थे जिनके ऊपर आरोप लगाया गया और जब अपराध सिद्ध हो गया तो उनको सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। तो ये विधि का शासन क्या है? एक संवैधानिक ढांचा है। इसको माननीय संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भी संशोधन नहीं कर सकती है। अब हम आते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि हमने बताया कि विधि के शासन में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होती, तो इसलिए विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश जो लिया गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। विधियों का समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाए, समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाए। जैसे मानिए अगर कोई महिला है तो महिलाओं में भेदभाव ना किया जाए,
महिला चाहे जैसी भी हो उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए, समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाए। जैसे माने, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप देखते होंगे कि राज्य जो भी कोई सरकारी जॉब में रिक्तियां निकालता है या कोई भी सुविधाएं जो देता है उसमें कई प्रावधान रख देता है। कोई दिव्यांगों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, बालकों के लिए अलग जो सुविधाएं दी जाती हैं, आप देखते होंगे कैटेगरी बांट दी गई है, SC ST की, OBC की आदि सब। यही सब कुछ है जो विधियों का समान संरक्षण है, यानी ये सकारात्मक अवधारणा है, ये सकारात्मक अवधारणा है और विधि की समझ क्षमता नकारात्मक अवधारणा है। तो इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 14 विधि की समझ क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण है और यह व्यक्ति को प्राप्त है, यानी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो, अगर वो भारत में है तो उसको वो अधिकार प्राप्त है। ये विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। जैसा कि हमने बताया कि ये जो विधि का शासन है ये कैसा है, आधारभूत ढांचा है, और यह बात था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस प्रकार इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हटाया नहीं जा सकता। अनुच्छेद 15 में कई भाग हैं। अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6। इस प्रकार ये अनुच्छेद काफी बड़ा है। यहाँ क्रमानुसार हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। अनुच्छेद जो 15 है वो ये बताता है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है केवल नागरिकों के लिए। जो ये अनुच्छेद 15 है ये केवल नागरिकों के लिए है, यहाँ व्यक्ति शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी ये अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इसमें लिखा है अनुच्छेद 15 का पैरा 1 ये बताता है केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मत विभेद करने से राज्य को रोकता है। यहां ये ध्यान देंगे, अनुच्छेद 15 का पैरा ये कहता क्या है, किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। और यह प्रतिषेध करता है, राज्य को रोकता है कि आप इन कैटेगरी लोगों के साथ कोई असमान व्यवहार ना करें। किन किन लोगों को, यहां लिखा है केवल, ध्यान देंगे ये केवल शब्द है, केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर। यहां केवल शब्द का आशय समझें, केवल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां बताने का तात्पर्य यह है कि ये जो 5 आधार दिए गए हैं, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से कोई एक, इसके आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा विभेद कर सकता है। उदाहरण समझें, जैसे भाषा के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे। आप देखते होंगे कहीं कहीं कोई जब सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो वहां किसी विशेष स्थान के लिए स्थान आरक्षित कर दिया जाता है कि वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यही है, वहां इन पांचों के आधार पर विभेद तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा विभेद हो सकता है। अनुच्छेद 15 का पैरा 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का पैरा 2 ये बताता है राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से निवारित करता है। यहां 15 का पैरा 1 ये राज्य को रोकता था और 15 का पैरा 2 ये राज्य तथा व्यक्ति दोनों पर लागू होता है, यानी राज्य को भी रोकता है और व्यक्ति को भी रोकता है, यानी राज्य के खिलाफ भी है और व्यक्ति के खिलाफ है। क्या है इसमें? यह बताता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में से प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। यहां इस बात की ये चर्चा करता है, अनुच्छेद 15 का पैरा 2 ये बताता है कि ये जो कोई भी नागरिक जो कोई भी है, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे, आप उसका
आप उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। कहां? जो निम्नलिखित है, यहां दिया गया है कि किन किन स्थानों पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं। किस आधार पे? इन पांचों के आधार पे आप रोक नहीं लगाएंगे। कहां कहां? ये राज्य के भी खिलाफ है और व्यक्ति के भी खिलाफ है। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों तथा राजनिधि व सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि। यहां भारतीय संविधान में ये जो अनुच्छेद डाला गया, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की पीड़ा को व्यक्त करता है, क्योंकि हमारा समाज इतने मकड़ जालों में फंसा रहा, इतने भेदभाव समाज के निम्न वर्गों के साथ किया गया, उसी की जरूरत पड़ी संविधान सभा के सदस्यों को संविधान में शामिल करने के लिए, वो भी मूल अधिकार के रूप में। मूल अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 15 का पैरा 2 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को या राज्य को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, जैसे कोई दुकान है, कोई सार्वजनिक भोजनालय है जैसे होटल वगैरह है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल है जैसे सिनेमा घर वगैरह है, यहां पर इस आधार पे कोई भी भेद नहीं किया जाएगा कि आप इस जात के हैं या इस धर्म के हैं या इस लिंग के हैं, यानी ये विभेद करने से रोकता है। और क्या है? राजनिधि व सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं। आपको मालूम है कि पहले हमारे समाज में जो सार्वजनिक कुएं होते थी, वहां पर कुछ वर्ग को जाने की मनाही थी, वहां वो जा नहीं सकते थे, इतना कठोर प्रतिबंध लगाया जाता था। उसी प्रतिबंध को देखते हुए संविधान में इन चीजों को भी समाहित किया गया। राजनिधि व सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि, यानी इन स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जात के आधार पे, मूल वंश के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे। यानी किस आधार पे? धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान या इनमें से कोई एक जो आधार होगा, इसके आधार पर इन जगहों पर कोई रोक नहीं लगाएगा। न तो राज्य रोक लगाएगा, न तो व्यक्ति रोक लगा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तब तो इसी मूल अधिकार के अंतिम चरण में ये भी व्यवस्था की गई है कि उसके लिए सरकार यानी संसद कानून बनाएगी और वह कानून अमल में लाएगी और उसके लिए सजा देगी। अनुच्छेद 15 का पैरा 3 क्या है? अनुच्छेद 15 का पैरा 3 राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पे कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। आप ये देखेंगे कि यहाँ जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 विधि के समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है, तो अनुच्छेद 15 का 1, 15 का 2 यहाँ भेदभाव करने से रोकता है, लेकिन यहाँ ये अपवाद है। 15(3) अपवाद है। अपवाद क्या है? यहां मैंने बताया लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन 15(3) क्या बताता है? 15(3) ये बताता है राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पे कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राज्य अनुच्छेद 15(3) के तहत कुछ विशेष स्थिति प्रदान करेगा, विशेष शक्ति प्रदान करेगा, विशेष प्रावधान करेगा। किसके लिए? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। जैसा आप देखते हैं कि स्त्रियों को तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। आप देखते होंगे कि स्त्रियां जब चाहे प्राइवेट जॉब कर रही हों या गवर्नमेंट जॉब कर रही हों, उनके लिए मातृत्व अवकाश मिलता है। और जो बालक हैं, बालकों के लिए आप देखते होंगे निःशुल्क शिक्षा है। यहाँ बालकों का तात्पर्य बालक और बालिका दोनों हैं। यहाँ उनको फ्री शिक्षा दी जाती है क्लास 1 से लेकर के 8 तक। यानी आप देखते होंगे इन लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार राज्य इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पे
स्त्रियों को, बालकों को उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी अगर कोई विशेष प्रावधान करता है तो वह उल्लंघन नहीं है, वह मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 का पैरा 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का पैरा 4 राज्य को विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। यहां देखिए, हमने बताया अनुच्छेद 15 3, 4, 5, 6 ये अपवाद है। ये 15(1) और 15(2) का अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा ये उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन यहां ये सकारात्मक परिवर्तन है, यानी सकारात्मक है। सकारात्मक बात की गई है कि इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। जैसे अनुच्छेद 15 का पैरा 4 क्या कहता है? राज्य को विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसके आधार पे? सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जात के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। आप ये देखेंगे, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, जिनको हम आमतौर पर व्यवहारिक भाषा में ओबीसी कहते हैं, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनको, और अनुसूचित जात के लिए यानी एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए सरकार अगर चाहे, राज्य अगर चाहे तो विशेष उपबंध कर सकती है। ये अनुच्छेद 15 का पैरा 4 करता है। ध्यान ये देंगे कि ये अनुच्छेद 15 का पैरा 4 मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में अनुच्छेद 15 का पैरा 3 तक था, 15(4) जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। तो 15(4) प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसमें डाला गया 1951 में। इसमें कारण क्या था? कारण ये था, जो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरई राजन मामला था। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरई राजन मामला था। इस मामले के आधार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऑब्जेक्शन किया, कुछ रोक लगाया। तो उसी रोक के निवारण के लिए उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली, उसने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा और तब जाकर के आरक्षण की व्यवस्था की। यहां ये ध्यान देंगे, ये आरक्षण जो दिया जाएगा 15(4) शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। यानी जो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलते हैं ओबीसी को, एससी को, एसटी को, वो अनुच्छेद 15 के पैरा 4 के तहत मिलते हैं। ये ध्यान देंगे। अगर सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण की बात करें, नौकरियों में, तो अनुच्छेद 16 में जाता है। अभी अनुच्छेद 16 की जब चर्चा करेंगे तो वहां हम बताएंगे कि यहां किस प्रकार का अधिकार दिया जाता है। तो अनुच्छेद 15 का पैरा 4 ओबीसी को, एससी को, एसटी को जो शिक्षण संस्थान है उनमें आरक्षण की बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। ये मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरई राजन मामला था। वहां कोई एक छात्रा थी जो अपर कास्ट से मिलान करती थी, तो वहां पर आरक्षण दिया गया था। आरक्षण की वजह से इसका उसमें चयन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए वह हाईकोर्ट जाती है। हाईकोर्ट उस पर रोक लगा देता है कि यह मूल अधिकार का हनन है, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मोहर लगा देता है कि यह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, आप किसी को ऐसे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तब जाकर के माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको अंतः स्थापित किया। तो यहां से जो प्रश्न आता है, प्रश्न यही से सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात किस अनुच्छेद के तहत की गई है, या शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण मिलता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। तो वो है अनुच्छेद 15 का पैरा 4। अनुच्छेद 15 का पैरा 4 शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी, एससी, एसटी आदि को आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 15 का पैरा 5। अनुच्छेद 15 का पैरा 5 ये निजी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी व एसटी को प्रवेश
के संबंध में विशेष उपबंध प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(4) की बात हमने किया है। अनुच्छेद 15 का पैरा 4, उसमें जो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है, यानी जिसको सरकार अनुदान देती है, उनके लिए आरक्षण की बात थी। यानी उन शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को, एससी को, एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन मामला यहां फंसा कब? जब सरकार ने 2005 का मामला है, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस निजी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को, एससी को, एसटी को भी प्रवेश के लिए आरक्षण दे दिया। यानी जो शिक्षण संस्थाएं थी, निजी शैक्षणिक संस्थाएं जिसको सरकार अनुदान नहीं देती थी, वहां भी ओबीसी, एससी व एसटी को प्रवेश के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। ये किया गया था 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। यहां से जो प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी या एसटी को आरक्षण की सुविधा किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदान की गई? तो वो संविधान संशोधन अधिनियम था 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इसमें आप कारण अगर देखें तो कारण ये था, पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। जब जो निजी शैक्षणिक संस्थान थे, सरकार ने कहा कि आप लोग आरक्षण दें ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो उस समय जो निजी शैक्षणिक संस्थान थे, निजी शैक्षणिक संस्थान रिट दायर करते हैं। ये पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य में, इसमें माननीय न्यायालय इस पर रोक लगा देता है कि आप निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नहीं ले सकते हैं। यानी जो निजी शैक्षणिक संस्थान है, जहां आप कोई अनुदान नहीं देते हैं, आप आरक्षण के भागी नहीं हैं। आपका ये जो आरक्षण देने का आदेश है, अवैध है। तो इसी के मद्देनजर 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 आता है, जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी व एसटी को प्रवेश के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। और इसको अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दिया कि 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 वैध है और निजी शैक्षणिक संस्थानों को आरक्षण देना पड़ेगा। तो ये रही बात अनुच्छेद 15 का पैरा 5। अनुच्छेद 15 का पैरा 5 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 15 का पैरा 6। ये बहुत ही विवादित रहा है। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी कि यह भी वैध है। तो ये अनुच्छेद 15 का पैरा 6 क्या है? इसमें 10% आरक्षण आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनको प्रदान किया गया। और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। यहां आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 15 चाहे 4 हो, चाहे 15(5) हो, चाहे 15(6) हो, ये जो आरक्षण की बात करते हैं वो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करते हैं, सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात नहीं करते। सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण की बात होती है वो अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 15(4), 15(5), 15(6), 15(4) इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं सार्वजनिक रूप से, वहां पर ओबीसी, एससी व एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद 15 का पैरा 5 ये बताता है कि यहाँ पर जो निजी शैक्षणिक संस्थान हैं उनके अंदर भी ओबीसी, एससी व एसटी आदि को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। जहाँ 15(4) प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, वहीं 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2005 में शामिल किया गया। अगर अनुच्छेद 15 का पैरा 6 देखिए तो 10% आरक्षण की व्यवस्था किया सरकार ने, या शैक्षणिक संस्थानों में, व्यापार या कारोबार में या वृत्ति उपजीविका आदि में आरक्षण की बात करता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें, अगर आरक्षण की बात करें तो इसके पहले कुल ओबीसी, एससी व एसटी को 49.5% आरक्षण प्रदान हो चुका था। अगर 10% इसको हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 59.5%। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, निर्णय था कि कोई भी आरक्षण 50% की सीमा से बाहर नहीं जाएगा, उसका ये उल्लंघन करता था। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही इस संशोधन अधिनियम को, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को वैध ठहराया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद 15 का पैरा 6 पूरी तरह से वैध है। तो आज हमने
मुख्य रूप से 2 अनुच्छेदों की चर्चा की। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 विधि के समझ क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण और अनुच्छेद 15 के तहत 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6). अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 16, 17 और 18 की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आप देखिए, समानता का अधिकार जो है, समानता के अधिकार के बारे में जो भ्रांतियां हैं, समानता के अधिकार के बारे में जो हमको पूरी तरह से समझ नहीं आ पाती है, उसका निराकरण करने का हमने पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई भी समस्या आती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब यथासंभव दिया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं। अगली बार पुनः मूल अधिकारों की कड़ी में एक नया वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।